न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात आवाम के आक्रोश और नेताओं के सियासी आचरण की। राजनीति में नेताओं की नीति और नीयत को जनता की कसौटी पर खरा उतरना होता है। नेताओं का आचरण लोकप्रियता दिलाता है तो कई बार मुश्किल में भी डाल देता है। आज देश के कुछ बड़े नेताओं को जनता की तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। मामला दिल्ली में एक बच्ची से दरिंदगी का है। रेप और हत्या के केस में संवेदना प्रकट करने पहुंचे नेताओं को मुश्किल में डाल दिया। फांसी दो, फांसियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। क्या दलित है महाना, राजनीति है चमकाना। फांसी दो, फांसियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ आक्रोश। राहुल गांधी के खिलाफ लोगों की नारेबाजी। बीजेपी वापस जाओ के नारे। नेताओं के खिलाफ इस क्रोध को क्या कहें। तू मैं वाली राजनीति से किसे फायदा। कैबिनेट मंत्री से उसी बिल पास करवाया कैबिनेट बैठे उसी बिल कराया पास कैबिनेट उसी पहले कौन हो ये नकली है। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में कराया कि नहीं कराया उसी कैबिनेट। संवेदना गुल, सियासत फुल। दिल्ली की घटना से दो सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, आखिर देश की राजधानी बेटियों के लिए महफूज कब और कैसे होगी, और दूसरा सवाल, बलात्कार जैसे जघन्य जुर्म पर सियासत बंद कब होगी। आज दिल्ली में जो हुआ, कैमरों में जो कैद हुआ, वो नेताओं के लिए बड़ा सबक होना चाहिए। सोचिए, राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे नेताओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के केस में आज दिल्ली में हैरान करने वाली तस्वीरें आईं। पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जब पहुंचे तो लोगों का आक्रोश कैमरे में कैद हुआ। पार्टियां अलग अलग, नेता अलग अलग, लेकिन विरोध एक जैसा। राहुल गांधी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहुंचे हैं दिल्ली कैंट इलाके में। 9 साल की जो बच्ची है उसकी मां से मुलाकात करेंगे, कहीं न कहीं हौसला बढ़ाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पहुंच गए हैं, बच्ची की मां यहाँ पर मौजूद है और राहुल गांधी का आरोप है कि रेप किया गया था। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं और जो पीड़िता की मां है उससे मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं और पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए राहुल गांधी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जब राहुल गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे। राहुल पीड़ित परिवार से मिले, लेकिन जब बातचीत के लिए पीड़िता की मां को अपनी गाड़ी में लेकर गए तो इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राहुल के खिलाफ नारेबाजी हुई। विरोध कर रहे लोगों की मांग थी कि स्थानीय कांग्रेस के नेता क्यों नहीं पहुंचे। आरोप सीधा राजनीति करने का लगाया। हमारा समाज रोड पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे अभी तक तो आए नहीं। अभी यहाँ पे आए तो गाड़ी में बिठा के बातें हो रही है। यहाँ पे बाहर पब्लिक प्लेस में जो भी बात बोली जा रही है पब्लिक प्लेस में बात करी जाए। और अपने जो इनका जो यहाँ का पार्षद है बिम्बल चौधरी से यहाँ से बिल्कुल करी है। ये वो कोई फोन ही नहीं उठा रहे हैं, वो तो
उन्हें सब पता है कि यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो चुका है, उनको कोई पता नहीं, यहाँ पे आके राजी नहीं हो रहे वो। राहुल गांधी पीड़िता के परिवार से मिले और जब निकले तो इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। देखिए, मैंने परिवार से बात की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। आप कैसे मदद करेंगे राहुल जी? आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? हाँ, आपने क्या मदद का भरोसा दिया है पीड़ित? मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने किसकी वाला है। जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। धक्का मुक्की हुई, नारेबाजी हुई। वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोग नेताओं से यही पूछ रहे हैं, घटना 1 अगस्त की है तो इतनी देर में क्यों जागे? केजरीवाल ने लोगों के गुस्से को समझा और पीड़िता के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद के साथ साथ मजिस्ट्रियल जांच का ऐलान किया। जो हादसा हुआ उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। ये तस्वीरें भी देखिए। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पहुंचे तो जबरदस्त शूटिंग हुई। वहां मौजूद लोगों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ फूटा। दरअसल पीड़ित परिवार के सपोर्ट में स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर सड़क पर धरना दे रखा है। दिल्ली की पंखा रोड जैम है। लोगों की मांग यही है कि जरूरत राजनीति की नहीं बल्कि दिल्ली को बेटियों के लिए सुरक्षित बनाने की है। आज तक ब्यूरो। राजनीति का स्तर आज समझने की जरूरत है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन सियासत बंद नहीं हुई। राहुल के पीड़ित परिवार से मिलने पर बीजेपी ने राजस्थान में दलितों पर चुप्पी का मुद्दा उठा दिया। सवाल यह है कि एक बच्ची दरिंदगी के चलते इस दुनिया से चली गई, एक मां ने अपनी बेटी को खो दिया। ऐसे मौके पर नेताओं की संवेदनहीनता सियासी शिष्टाचार पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। न्याय चाहिए मुझे, मेरी बेटी का न्याय चाहिए। जल्लादों को फांसी दो, फांसी दो, जल्लादों को फांसी दो। मेरी बेटी को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। बेटी के गुनहगारों के लिए ये माँ मौत की सजा चाहती है। माँ की यही मांग है कि बेटी के दुश्मनों को जल्द से जल्द फांसी हो। आखिर 1 अगस्त को 9 साल की बेटी के साथ हुआ क्या? दिल्ली में दरिंदगी की रोंगटे खड़े करने वाली दास्तां क्या है? आज तक की टीम ने ग्राउंड जीरो से पड़ताल की। 1 अगस्त की शाम को तकरीबन 5 बजे 9 साल की मासूम बच्ची जो इसी इलाके में रहती थी, वो यहाँ अपने घर से निकलती है और शमशान घाट जो यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर पानी लेने के लिए जाती है। लेकिन वहीं अचानक उसके साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। हम आपको ले चलते हैं उस शमशान घाट की तरफ जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई। आरोप के मुताबिक शाम को पानी लेने 9 साल की बच्ची शमशान में गई थी, फिर घर नहीं लौटी। घर आई बेटी की मौत की खबर। बच्ची
इसी शमशान घाट पर पहुंचती है जहां पर उसके साथ पूरी वारदात होती है। हम आपको इस शमशान घाट के अंदर लेकर चलते हैं। बच्ची की मां है, वो पुजारी को लाश जलाने से रोकती है, चीखती चिल्लाती है। बावजूद इसके बच्ची की डेड बॉडी को इसी जगह पर रखकर जला दिया जाता है। पीड़िता की मां का कहना है कि पुजारी ने हत्या कर पर्दा डालने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। चले जाऊंगी तो पंडित बोला, तू कूड़ा चुकती है, तू कूड़ा चुकती है, तू पीर बाबा पे भीख मांगती है, तू केस के खाज पैसे खाते लाएगी, खाते लाएगी, खा तू लकड़ी को तू पैसा पैदा होंगे तो तू खाते लाएगी। मैंने के भैया मैं लकड़ी को लाऊं चाहे मैं केस को पैसा लाऊं चाहे मैं कछु के लाऊं, मैं कोर्ट लड़ूंगी, मैं कोर्ट लड़ूंगी। बेटी के मेरी के यहाँ थोड़ा चोट आ रही थी, जितना चोट जाइए उंगली बिल्कुल समा जाए, होठ काले पड़ रहे थे, दांती बिछी पड़ी थी बच्ची के, आंख बंद हो रही थी, एक हाथ की खाल उछट गई, थोड़ी सी नक छिल गई थी। तो बेटी के होठ काले और मुंह फाड़ कर देखे तो मुंह खुला नहीं, ज्यादा नहीं खुला था, तब बिल्कुल कालो स्या होगा बच्ची का, भीतर थे कालो स्या कैसे होगा भैया मेरे। आरोप यह है कि पुजारी राधे श्याम ने ही जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। बच्ची की चिता इसी जगह पर जलाई जाती है, उसकी मां चीखती चिल्लाती है, तभी आसपास के कई लड़के आते हैं और पानी से जो चिता है उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जाती है। पुलिस जब यहां पर पहुंचती है तो वो नजारा देखकर दंग रह जाती है। दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से सबूत जुटा रही है। आरोपी राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, कुलदीप और सलीम के कमरों से उनके कपड़े जब्त किए और वाटर कूलर निकालकर उनकी फॉरेंसिक जांच करवाई है। पुलिस का कहना है कि घर वालों ने शुरुआती बयान में रेप और हत्या की बात नहीं लिखवाई। पीड़िता के परिवार ने करंट से मौत का मामला बताया था। बाद में घर वालों के बयान पर रेप और हत्या की धाराएं बढ़ाई गई। केस से जुड़े सभी चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार आरोपी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। वाटर कूलर की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि उसमें करंट आ रहा था। बच्ची के अधजले पैर मिले, उनके पोस्टमार्टम से कोई नतीजा नहीं निकला। आरोपियों का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। आरोपियों के कपड़े जब्त किए गए हैं, जिनकी डीएनए जांच होगी। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता की मां पुलिस पर संगीन आरोप लगा रही है। मेरा एक ही लाल, एक ही बच्चा। आपने पुलिस को बयान दिया जो, उसमें क्या आपने बताया कि रेप हुआ, क्या बताया? ये धमकी दे रहे थे पुलिस वाले भी, दोनों लेडीज पुलिस वाले भी कि बच्ची का रेप नहीं हुआ तो झूठ बोले। मैंने आप इतना मत, हम दबाव में डाल दिए। एक कमरा बंद मैं कर दी थी, एक में मेरे पति कर दिया था। पुलिस वालों ने बंद कर दिया? 15 घंटे बंद रहे। हम यहाँ ते गए 9 बजे और परसों छोड़े 5:30 बजे, पीछे नहीं आ के छोड़े हम। सवाल यह है कि जब संदिग्ध मौत का केस था तो पुजारी ने अंतिम संस्कार क्यों करवा दिया? अभी तक पुलिस को यह जानकारी नहीं है कि आखिर शमशान घाट में उस बच्ची के साथ 1 अगस्त को हुआ क्या था। क्या सिर्फ 4 आरोपी थे या आरोपी 4 से ज्यादा थे? बच्ची के साथ हुआ क्या, किस तरीके से उसकी हत्या की गई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस भी तलाश रही है। कैमरामैन पवन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली के नेताओं पर सियासत भारी पड़ी, वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक चुनावी राजनीति पर दांव चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा पर सियासत हो रही है, तो बिहार में लालू यादव का चिराग पर दिया एक बयान सियासी कयासबाजी का मुद्दा बन गया है। तैयारी इधर भी है, तैयारी उधर भी है। बीजेपी में मंथन और चिंतन का दौर जारी है, तो समाजवादी पार्टी ने अब साइकिल यात्रा का बड़ा ऐलान किया है। 5 अगस्त को अखिलेश यादव चुनावी बिगुल फूंकेंगे। साइकिल पर सवार होकर समाजवादी पूरे प्रदेश में योगी और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तैयारी जबरदस्त है, लिहाजा साइकिल यात्रा पर जबानी जंग शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया कि पूरे प्रदेश में
तहसीलवार, ब्लॉकवार समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता साइकिल यात्रा के माध्यम से जो सपा सरकार की उपलब्धियां रही हैं और जो 4.5 साल में बीजेपी सरकार की नाकामी रही, एक भी कोई काम अब तक सरकार अपना नहीं गिना पाई, ना कुछ कर पाई है। लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम कर रहे अखिलेश यादव जी अब साइकिल यात्रा निकालने की सोच रहे हैं, लेकिन जब वो साइकिल यात्रा पर निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश में इतनी सारी नए एक्सप्रेसवे हैं, नई इतनी सड़कें हैं, कहीं वो रास्ता ना भूल जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बहुत बदलाव के साथ है। इस नए उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव जी ने लंबे समय से देखा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में अब इस नई साइकिल यात्रा का रूट तय करने में अखिलेश यादव जी को बड़ी समस्या होने वाली है। चुनावी जंग का ये ट्रेलर है। वहीं 2022 से पहले ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात से नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मंगलवार को राजभर ने हृदय परिवर्तन का संकेत दिया तो बुधवार को ओवैसी की पार्टी ने बड़ा बयान दिया। हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को जो पूरा करने के लिए तैयार हो। अब चूंकि बीजेपी से हमने छोड़ दिया है साथ इन्हीं बिंदुओं को लेकर के, तो अब वो पहले लागू करे। अब हमको विश्वास नहीं है कि वो हमको लेके करेगी, नहीं, पहले वो सत्ता में है, वहां भी है, देश में भी है, प्रदेश में। इन चीजों को लागू कर दे, उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि आपके जो डिमांड्स हैं अगर मान ले तो आप एनडीए में आ सकते हैं। पहले मान तो ले, करे, घोषणा करे उसको। क्या विचारधारा है? अगर इस तरीके की वो बात कर रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात उनकी दुरुस्त है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा से हट करके अगर जाती है तो फिर इसका मतलब है कि उस पार्टी का मकसद ही कुछ नहीं है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ओवैसी और राजभर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की कस्में खा रहे थे। 2022 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने के दावे कर रहे थे, लेकिन चुनाव से पहले राजभर ही बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी भी दावा कर रही है कि सियासत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। सिर्फ यूपी में सियासी सेटिंग का खेल नहीं चल रहा है। बिहार में चिराग पासवान पर लालू यादव के बयान के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। लालू खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि चिराग और तेजस्वी हाथ मिलाएं, तो वहीं चिराग भी लालू को अपना संरक्षक बता रहे हैं। चिराग पासवान ही लीडर बन गया, चाहे जो भी हेर फेर हुआ, चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। चिराग आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। अगर मेरे अभिभावक अगर मुझे नेता मानते हैं तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की और क्या बात हो सकती है। मेरे पिताजी, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सहयोगी रहे हैं, साथी रहे हैं। दोनों की मित्रता अच्छी रही है एक लंबे समय तक। लालू जी ने, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। और अगर उनकी तरफ से अगर मुझे ऐसा प्रोत्साहित करने वाला अगर बयान आता है जिसमें वो मुझे नेता कहते हैं, तो उसके लिए मैं उनका दिल से, हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूँ और आज की तारीख में जिस तरीके से मैं अपनी एक आशीर्वाद यात्रा पर निकला हुआ हूँ, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में आशीर्वाद यात्रा है, तो मेरा पूरा ध्यान अभी केंद्रित मेरी इस आशीर्वाद यात्रा पर है। क्या कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? क्या आरजेडी की तरफ से मिले ऑफर को चिराग पासवान स्वीकार करेंगे? वैसे लालू से पहले तेजस्वी भी चिराग को साथ आने का न्योता दे चुके हैं, लेकिन चिराग अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चलिए, सियासी खिचड़ी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन आज एक और सियासी खबर की चर्चा बहुत जरूरी है। संसद में देश के मुद्दों पर डिबेट अब तक नहीं हो सकी। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने तलवार थामे खड़े हैं। कई मुद्दों पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन इसी बीच मोदी कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ा कदम उठा दिया है। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग में मॉनसून सत्र में हंगामा जारी। मोदी सरकार विपक्ष पर आरोपों की बौछार कर रही है, तो विपक्ष पलटवार से पीछे नहीं। कुछ अन्य दलों का जो रवैया रहा है वो निश्चित तौर से भारतीय संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक मूल्यों को हाईजैक करने की षड्यंत्र और साजिश रही है।
मोदी बैशिंग की साजिश भारत बैशिंग की साजिश के रूप में बदलती जा रही है, बल्कि मोदी बैशिंग की जो सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश के रूप में बदलती जा रही है। देश को कैसे बदनाम करो। आप खुले मन से अगर अपने बातचीत के द्वार खोलेंगे बिना शर्त के, पहले वो आप रख देते हो कि 3 कानून वापस नहीं होंगे, किसानों की बात नहीं मानेंगे, फिर बात करेंगे, कोई अर्थ नहीं। आप खुले मन से निमंत्रण दिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसान भी बातचीत के लिए आगे आएंगे और खुले मन से 3 कानूनों की वापसी का मन बनाकर आप सदन में चर्चा कराएं तो विपक्ष भी उसमें शामिल होगी। मगर सरकार राजहट पे अहंकार और घमंड में इतनी इस कदर कायम है कि सरकार एक ही चश्मे से विपक्ष को और किसान को देखती है। जासूसी मामले में विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर रखा है। राहुल की अगुवाई में संसद में बहस से कम पर तैयार नहीं, जबकि केंद्र सरकार का कहना है पहले कोरोना पर बहस होगी। सवाल ये है कि जब संसद चलेगी तब बहस होगी। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? मॉनसून सत्र में सिर्फ सरकार और विपक्ष में टकराव की स्थिति नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, कहने में मंत्री नहीं थी। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हम वालों के पक्ष में हुआ। हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने कई बिल पास करवा लिए हैं, तो जल्द ही एक अहम बिल को संसद में पेश करेगी। आज मोदी कैबिनेट ने संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल के तार ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए हैं। इससे आप कुछ बिंदुओं से समझिए। तो ये सियासी हलचल और ये बड़ा कदम ओबीसी को लेकर सरकार का, जिस पर आपने ये रिपोर्ट देखी। बाद देश में बाढ़ से मची तबाही की, पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत ने हाहाकार मचा रखा है। इस वक्त भी करोड़ों लोग इसी तबाही से जूझ रहे हैं। आज तक संवाददाता अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं और उनकी आंखों देखिए हम अब आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के शिवपुरी का हाल देखिए, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगानी पड़ी। ये बारिश नहीं तबाही है, जिसमें तालाब बन जाते हैं गांव, बह जाते हैं पुल, डूब जाती हैं सड़कें, डूब जाते हैं मकान, डूब जाते हैं अरमान और लाचार नजर आता है इंसान। मध्य प्रदेश में भारी बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई। प्रदेश के 4 जिलों से जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल शिवपुरी का है, जिसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। दतिया में पुल बह गया। शिवपुरी को झांसी से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद है। बेहद जोखिम भरे हालातों में आज तक की टीम सबसे ज्यादा प्रभावित शिवपुरी पहुंची और इस रिपोर्ट के जरिए आपको आंखों देखा हाल बता रही है। बेगवा गांव का एक बड़ा हिस्सा जो है इस बारिश के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा उसका अंदाजा लगाइए कि भारी भरकम ट्रॉली जो होती है ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली, वो किसी कागज की कश्ती की तरफ पलट गई है। अब उसे देख करके आप अंदाजा लगाइए कि पानी का बहाव कितना ज्यादा रहा होगा। अब जब इतनी भारी भरकम ट्रॉली का यह हाल हुआ है तो बाकी जो मकान हैं वो कैसे बच सकते थे। और इसीलिए अगर आप देखें सामने की तरफ तो ये गांव का एक बड़ा हिस्सा जो है ये पूरी तरीके से टूट फूट गया है। तबाही यहाँ ऐसी बरसी कि किसी का मकान डूब गया तो किसी की उम्मीद। लखन सिंह का भी मकान था इस गांव में, बरसों पुराना था, लेकिन एक रात सिंध नदी का पानी इस तेजी से बढ़ा कि अब देखिए आप पूरा मकान तहस नहस हो गया, पूरा मकान धराशायी हो चुका है। ईंटों से बना हुआ मकान था, लेकिन लहर इतनी ज्यादा तेज थी कि सिर्फ घर वालों को बाहर निकलने का मौका मिल पाया। दरवाजे से लेकर के दीवारें तक इस मकान की अब जमीन में मिल चुकी है। अनाज से लेकर के घर का सारा सामान अब खत्म हो चुका है। ऐसे समय में जब एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन बारिश का पानी उतरने के बाद की स्थिति बता रही है कि इस गांव में किस कदर तबाही मची है। ये बेगवा गांव है। लखन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं क्या हुआ था उस रात? सब रात 3:30 बजे नदी आई है, कुछ नहीं कर पाए, हमने अपने शरीर बचा के भागे। शिवपुरी में हालात इस कदर बिगड़े कि लोगों की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
मगर अब मौसम हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दे रहा है। ऐसे में लोगों को बचाने का एक ही रास्ता बचा था और उसी जोखिम भरे रास्ते पर सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम चल पड़ी। अथाह पानी में नावों से जिंदगी बचाने की मुहिम जारी है। माहौर नदी में सैलाब आया तो 4 लोग बह गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। तेज बहाव में कई घंटे तक जिंदगी और मौत का खेल चलता रहा, लेकिन आखिर में रेस्क्यू टीम जान बचाने में कामयाब रही। बांसखेड़ी में तालाब फूट पड़ा। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन 2 पहिया वाहन वाले जान जोखिम में डालकर इस सैलाब को पार कर रहे हैं। शिवपुरी में 48 घंटों में 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जब तक बारिश नहीं थमती, तब तक जिंदगी पर सैलाब का संकट बना रहेगा। मध्य प्रदेश के 4 जिले शिवपुरी, श्योपुर, दतिया और गुना सबसे ज्यादा प्रभावित है। 1100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और हालात को समझने की कोशिश की। रवीश पाल सिंह, शिवपुरी, आज तक। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। 1000 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। आज ममता बनर्जी हावड़ा के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे। आपको दिखाते हैं हुगली के हालात, जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचा दी है। टूट गया बांध, डूब गए हजारों गांव। हुगली के आरामबाग में बांध टूटा तो हाहाकार मचाता पानी गांव को जलमग्न करने निकल पड़ा। और अब जहां तक नजर जाएगी आपको पानी, सिर्फ पानी ही नजर आएगा। मगर ये समंदर नहीं, चौड़ी नदी भी नहीं। हुगली का वो इलाका है जहां सैकड़ों गांव हैं, हजारों मकान हैं और लाखों की आबादी है। मगर अब सब कुछ इस सैलाब में समा चुका है। हुगली में लोग डूबती जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। जहां खेत और सड़कें थीं, वहां 20 फीट से भी ज्यादा पानी है। जल प्रलय के इन हालातों को आप तक लाने के लिए आज तक की टीम हुगली पहुंची। बाढ़ यहाँ जहन्नुम का दरिया है और डूब के जाना है। और डूबना भी ऐसे वैसे पानी में नहीं है। यहाँ पर घुटनों भर, कमर भर या गले भर पानी नहीं है, बल्कि हाथी डूब जाए इतना पानी है। और इस वक्त हम लोग हुगली जिले के आरामबाग में हैं और ये चारों ओर अगर आप देखें तो ये खेत है, लेकिन खेत जैसा नहीं है, सिर्फ नदी है। ये आरामबाग का गणेशपुर गांव है। इस वक्त चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिरा है। न यहाँ से निकलने का रास्ता बचा है, न खाने पीने का इंतजाम है। एनडीआरएफ की बोट और सरकार की राहत सामग्री का ही सहारा है। अब तक हुगली जिले के लगभग 345 गांव और 78,327 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 34,000 हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है। 40 मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं और 1100 मकानों को हल्का नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। सिर्फ अंदाजा लगाइए, ये पूरा का पूरा लगभग मकान डूबा हुआ है। सिर्फ उसकी ऊपर की एडवेस्टस या छत जो है वो दिखाई पड़ रही है। इस तमाम पूरे इलाके में जहां तक आपकी नजर जाएगी, इसी तरह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। बाढ़ यहाँ विभीषिका है। हर साल लगभग यही आलम यहाँ पर रहता है। ये ऑपरेशन पिछले 4 दिनों से चल रहा है हमारा, और जिसमें हमने जो फ्लडेड विलेजेस हैं, जो रोड कनेक्टिविटी कट ऑफ हो गई है, जो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं लोग, वहाँ से कुछ डैमेज घर हैं या जो वल्नरेबल घर हैं, वहाँ से हमने लोगों को रेस्क्यू किया है और फ्लड शेल्टर्स में शिफ्ट किया है उनको। उसके अलावा कुछ ऐसे भी विलेजेस हैं जो कि जहाँ पे घर तो सेफ हैं, बट वहाँ पे कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है। तो वहाँ पे हम रिलीफ मटेरियल जैसे फूड पैकेट्स, पानी, बिस्किट वगैरह और टारपोलिन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ताकि वो जहाँ हैं वहीं पे अपने घर में सेफ्टी सिक्योरिटी से रह सकें। दरअसल आरामबाग का खानापुल ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 3 नदियों का बेसिन है। दामोदर नदी, रूपनारायण नदी और मुंडेश्वरी नदी यहाँ आकर मिलती हैं। ऐसे में मानसून के समय जब भी
दामोदर वैली कॉरपोरेशन की ओर से पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ तबाही मच जाती है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से मची तबाही का जायजा लेने के लिए ममता बनर्जी हुगली पहुंची। ममता ने कहा कि मौसम खराब है और इन हालातों में सभी को सावधान रहने की जरूरत है। हावड़ा में सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, हुगली आज तक। और अब आपको दिखाते हैं बिहार के जिलों का हाल, जहां बारिश तबाही लेकर आई है। कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं, वहीं सिस्टम पूरी तरह से चरमराता हुआ दिख रहा है। ये बिहार है जहां विकास हर साल डूब जाता है। दावे लहरों में बहने लगते हैं, वादे गोते खाते हैं। मौसम के हिसाब से शहरों का नक्शा बदल जाता है, सड़कें तालाब हो जाती हैं, जिंदगी पानी पानी हो जाती है। मौसम का मिजाज बदला तो एक बार फिर बिहार के जिलों की तस्वीरें बदलने लगी। सबसे पहले देखिए पटना का हाल। गंगा ने उफान मारा तो कमर तक पानी बहने लगा। जिस जगह पर मैं चल रहा हूं ये दरअसल एक पैदल पथ है। लोगों के आने जाने के लिए ये रास्ता बनाया हुआ है कि वो गंगा की खूबसूरती देखने के लिए शाम में यहाँ आ सकते हैं, सुबह आ सकते हैं। लेकिन आज आप हालात देखिए कि गंगा में जिस तरीके से पानी का जो है वो वृद्धि हुई है, उसकी वजह से अब ये पैदल पथ जो है वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त जो गंगा है वो पटना में बह रही है। जो सड़कें हाईवे थी वहां सैलाब नजर आ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। ग्रामीण इलाकों का तो और भी बुरा हाल है, जहां जिंदगी नाव पर आ चुकी है। लोग बेहाल हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। राजधानी पटना पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गंगा नदी इस वक्त पूरे उफान पर है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले आप देखिए, नासरीगंज घाट से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंगा नदी में इस वक्त आप देखिए जल स्तर जो है बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान के पास जो है वो पहुंच चुका है। और जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, उससे जो है गंगा नदी में जल वृद्धि हुई है। और नदी की आप धारा देखिए, नदी में आप उसका करंट देखिए, उसी से अंदाजा लग जाएगा कि कितनी हालात जो इस वक्त हैं चिंताजनक हो गए हैं। चंद घंटे की बारिश ने मुजफ्फरपुर को टापू में तब्दील कर दिया। सरकार दफ्तर तैरते नजर आने लगे। अस्पतालों में 1 फीट तक पानी भर गया। क्या आईसीयू, क्या जनरल वार्ड, सब पानी पानी हो गया। डीएम ऑफिस का भी हाल देख लीजिए। देखिए खगड़िया का हाल, दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या घर, क्या गांव, क्या खेत, सब टापू में तब्दील हो चुका है। फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। परेशानी होय छै, पानी एले, सर्दी खोखी सबका होय छै। लोग घर छोड़ के भाग के ऊपर दाबै छै, तो सरकार व्यवस्था लगेते कि नहीं लगेते? की दिक्कत? माल के दिक्कत होय छै, लोग के दिक्कत होय छै। अच्छा, बुलै में नहीं बाथरूम छै। अच्छा, सरकार के तरफ से कोई अलग कलटे छै, माल अलग मरे छै। सरकार के तरफ से कोई मदद और मिल रही है ना? भी सरकार कहाँ दल के मदद? मैदान के हर चीज के परेशानी है सर। अच्छा, नाव भी जाए 30 रुपया, इधर से भाड़ा भर के 30 रुपया, उधर से भाड़ा भर के। मुंगेर में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गंगा में प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर बढ़त दर्ज की जा रही है, जिसके हिसाब से 1-2 दिन में गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी। निचले इलाकों में गंगा ने एंट्री कर ली है, जहां दर्जनों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पटना से रोहित कुमार सिंह और उत्कर्ष सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।